एडिटिंग किसके अकॉर्डिंग कैसे होता है, हम्म। लाइक 9 एडिशन का था, अभी 10 एडिशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस होना है, करेक्ट। तो अभी वो यहाँ सब पे इम्पोर्टेंट, वो इंडिया सब में बहुत ही टाइम हो जरूरी रहा है है। हमारा 3:10। तो आपके कुवैत में क्या टाइम हो रहा है? कुवैत से हो ना आप? हाँ सर, तो यहाँ हो गया 12:40 हो गया आफ्टरनून का। 12:40 यानी 12:40 आपकी, दोपहर का। कंपनी आपका जो टाइम पीरियड है 1.5 घंटा पीछे चल रहा है ना, ढाई 1.5-2 घंटा घंटा। हम्म। 2.5 घंटा पीछे चल रहा है 2.5 घंटा सर। पीछे चल रहा है, करेक्ट। ठीक है। हाँ। तो क्वालिटी पॉलिसी हम स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी पॉलिसी आपके कौन से क्लोज में आती है? मैंने आपको बताया था, कौन से क्लोज में है हाँ। बताइए। ओके, तो क्वालिटी पॉलिसी आपकी 4.1.2 क्लोज में कवर होती है। इसमें जो साइड में डॉक्यूमेंट नंबर दिया हुआ है ना, रेफरेंस नंबर, ये आपको बाद में देना बताऊंगा। कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट नंबर दिया जाता है एज़ पर एपीआई। तो क्वालिटी पॉलिसी आपको कैसे लिखनी है, यही आपको यही लैंग्वेज हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लेनी है। सिर्फ कंपनी का प्रोफाइल एडिटिंग करना है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द कंपनी इज कमिटेड टू सेटिस्फाइड इट्स customers by manufacturing and supplying quality drilling equipment on time. We endeavor and implement quality management system effectively and continually improve its efficiency and effectiveness. तो यही क्वालिटी पॉलिसी होती है कि इसमें मैनेजमेंट ये कमिटमेंट करता है कि हम अपने कस्टमर को लगातार क्वालिटी के थ्रू, इम्प्रूवमेंट के थ्रू उसे सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। तो इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों जो हैं केपीआई से लिंक रखते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से रिलेटेड। जैसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं एज ए केपीआई? कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑन द प्रोसेस, ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। रिडक्शन इन रिजेक्शन, आपको कंटिन्यू रिजेक्शन को कम करना है। ऑन टाइम डिलीवरी टू आर कस्टमर, कस्टमर ने जो आपको डिलीवरी का परसेंटेज दिया है 100%, तो 100% डिलीवरी आपको मीट करनी है। कस्टमर ने बोला कि मेरे एंड पे आपका रिजेक्शन 1% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो उतने में आपको मेंटेन करना है, उससे नीचे ही मेंटेन करना है, ट्राई करना है जीरो रहे। नेक्स्ट है फोर्थ पे, कंटिन्यूअल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू ऑल आर एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी। तो एम्प्लॉयज़ को उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव करना, टेक्निकल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ताकि वो न्यूली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और कस्टमर को जीरो डिफेक्टिव पार्ट प्रोवाइड करें ऑन टाइम। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे क्वालिटी पॉलिसी में। सेम आपको ऐसे ही कहीं पर इम्प्लीमेंट कर देनी है। यहाँ लिखा हुआ है ना, ड्रिलिंग इक्विपमेंट ऑन टाइम, तो ड्रिलिंग इक्विपमेंट की जगह पे आप, आपकी कंपनी जो भी बनाती है वो प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हो। कंपनी की जो प्रोफाइल है वो लिखना है आपको, ठीक है। हम्म। हम्म। नेक्स्ट आपका सर आएगा, इसमें। नया आपका मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव का साइन आएगा, और यहाँ पे आपका आएगा डायरेक्टर का सिग्नेचर। ओके, और ये आपको सिग्नेचर करवा के कंट्रोल कॉपी का स्टैंप लगा के डिस्प्ले करना है, और सॉफ्ट कॉपी में भी मेंटेन करना है, हार्ड कॉपी पर भी मेंटेन करना है। समझ आ गया क्वालिटी पॉलिसी कैसे ओके। लिखनी है? सेम ऐसे ही लिखना रहेगा आपको हमेशा के लिए। ओके, तो ओके। इसमें सर ऐड कर सकते हैं ना, रिमूव तो नहीं कर सकते, ऐड तो कर सकते हैं हाँ, कुछ ऐड और। ही कर सकते हो ना, आप अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ ऐड कर सकते हो। इसमें मैंने कॉमन हम्म। ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। आपके कस्टमर का कुछ हम्म। अलग से कोई और रिक्वायरमेंट है, उसको आप एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हो, तो यहाँ पे और ऐड कर सकते हो, मगर रिमूव नहीं करना है इसमें से कुछ भी। हाँ हाँ, वही मैं बोला, इतना मिनिमम इतना हाँ, है, मैक्सिमम मिनिमम आप इतना है, हाँ, रिक्वायरमेंट मैक्सिमम आप आपके ऐड पास कर है। सकते हो एज पर योर हम्म। रिक्वायरमेंट, मगर इसमें से रिमूव कुछ नहीं करना है। ओके। तो ये है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कम्युनिकेशन मैट्रिक्स का बात किया है। 415, 4151, 4152, ये तीनों क्लॉज इसके अंदर कवर किए गए हैं। ओके। तो क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट को बनाना है, सेम डॉक्यूमेंट है, इसमें से आपको कुछ रिमूव नहीं करना, ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। ओके। तो क्या कंटेंट है, सीरियल नंबर, देन नेक्स्ट कॉलम है टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या टॉपिक कवर करोगे इसमें स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन, कौन करेगा। टू बी कम्युनिकेट टू, किसको करना है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, किसके द्वारा करोगे। व्हेन टू कम्युनिकेट, कब करना है।
ये 3 4 5 चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। होम टू कम्युनिकेट, व्हेन टू कम्युनिकेट, हु विल कम्युनिकेट, ये पॉइंट आपको कंसीडर किए गए हैं कहाँ से, एपीआई के स्टैंडर्ड से, जो क्लॉज नंबर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। सीरियल नंबर 1 में डाला है क्वालिटी पॉलिसी। तो क्वालिटी पॉलिसी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एमआर की। ओके। हमारे की। नेक्स्ट है हम्म। टू बी कम्युनिकेट, किसको कम्युनिकेट करना है, ऑल दी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेट करनी होती है क्वालिटी पॉलिसी, सबको पता होना चाहिए। मेथड टू कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, डिस्प्ले बोर्ड, तो आपको ट्रेनिंग देना है, क्वालिटी पॉलिसी को डिस्प्ले भी करना है शॉप फ्लोर में। व्हेन टू कम्युनिकेट, व्हेनेवर एनी चेंजेस, जब आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तब तो इसको बारे में ट्रेनिंग देना भी है। कुछ इसमें चेंजेस करना है, जैसे आपने बोला कुछ इसमें से मैं ऐड कर सकता हूँ, जब आप कभी भी ऐड करोगे तो रिवीजन नंबर इसका चेंज हो जाएगा और आपको दोबारा से सब लोगों को ट्रेनिंग देनी है उस चेंज पॉइंट के बारे में। ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट, इसमें टू बी कम्युनिकेटेड है तो टू ऑल द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हाँ इसमें टॉप कंप्लीट, मैनेजमेंट भी आ हाँ जाएगा। टॉप मैनेजमेंट, ऑल का मतलब है लोअर से लेकर के टॉप मैनेजमेंट तक। हम्म। नेक्स्ट है इंटरनल ओके। ऑडिट शेड्यूल, कौन करेगा, एमआर करेगा। किसको करना है, ऑडिटर्स एंड ऑडिटीज। ऑडिटर कौन होता है, हम्म। जो ऑडिट करने जाता है, असेसर। ऑडिटी कौन होता है, हम्म। डिपार्टमेंट को जो रिप्रेजेंट करता है वो ऑडिटी होता है। इंटरनल ऑडिट हम्म। शेड्यूल, तो आपको मेथड कैसा रहेगा, शेड्यूल बनाना है इंटरनल ऑडिट का, जो मैं आपको बना के बताऊंगा। कब कब करना है, 6 मंथ। हम्म। तो जो इंटरनल ऑडिट का प्रोसीजर आपको समझाऊंगा उसमें फ्रीक्वेंसी जो भी लिखी रहेगी वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डालनी है, एनुअली या ओके। 6 मंथ जो भी है। नेक्स्ट है, एपीआई में लिखा रहेगा। करेक्ट करेक्ट, एमआरएम शेड्यूल एंड एजेंडा। एमआरएम का शेड्यूल क्या रहेगा, एजेंडा क्या रहेगा, ये डॉक्यूमेंट बनाना है हमें। किसको कौन करेगा, हम्म। एमआर बनाएगा, कम्युनिकेट एमआर करेगा। किसको करना है, ऑल डिपार्टमेंट इंचार्ज। ठीक है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, एमआरएम एजेंडा का डॉक्यूमेंट बनेगा। कब कब करना है, 6 मंथ में, यानी एमआरएम आपका 6 मंथ में होना है। पॉइंट नंबर 5, एमआरएम मिनट। जब एमआरएम होता है तो आउटपुट निकलता है, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जिसे बोलते हैं। एमआर बनाएगा, किसको कम्युनिकेट हम्म। करेगा, डिपार्टमेंटल इंचार्ज को। मेथड क्या रहेगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग का डॉक्यूमेंट बनेगा। और क्वालिटी, यानी कब का बनेगा, क्वार्टरली। तो इसमें क्वार्टरली बोला गया है कि हम्म। मिनट्स जो एमआरएम का जो मिनट्स होंगे क्वार्टरली रिव्यू किया जाएगा वो। नेक्स्ट है रिसोर्सेज ओके। रिक्वायरमेंट। रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट कौन कौन आपको प्रोवाइड करेगा, एमआर, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इंचार्ज एंड एमआर। डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं वो रिसोर्स प्रोवाइड कराएंगे और हम्म। एमआर कराएगा। किसके थ्रू करवाएगा, टॉप मैनेजमेंट के थ्रू। ये ज़्यादातर डिस्कस कब होता है, एमआरएम के टाइम पर। फ्रीक्वेंसी आपकी 6 मंथ है। हम्म। और नीड बेस्ड, ऐसा नहीं है कि आपको रिसोर्स की ज़रूरत है और 6 महीने तक वेट करोगे। जब आपको नीड है जब तभी आपका एमआर उससे डिस्कस कर सकता है मैनेजमेंट के साथ में कि क्या रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अथॉरिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी है सभी डिपार्टमेंटल एचओडीज़ की, उनके इंजीनियर्स की। तो कौन बनाएगा, टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है। जो एचओडीज़ होंगे उनकी तो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है, और जो आपका टॉप मैनेजमेंट में आपका एमआर भी आ जाता है, एमआर भी डिसाइड कर सकता है। और जो सबऑर्डिनेट हैं, इंजीनियर, सुपरवाइजर, इनका आपका डिपार्टमेंटल इंचार्ज बना के देगा, एमआर भी बना सकता है। तो किसको कम्युनिकेट करनी है, रिस्पेक्टिव पर्सन को, जो भी आपके एचओडीज़ वगैरह हैं या फिर जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं। मैनुअल, ये आपका मैनुअल में लिखी जाती हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का चार्ट होगा वो मैनुअल में कवर होता है। ऑन गोइंग वेन एवर एनी ओके। चेंज, तो ये लाइव डॉक्यूमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और जब कभी चेंज होता है तो आपको चेंज करके उन कंसर्न पर्सन को हैंड ओवर देना है रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट। नेक्स्ट है करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट। तो करेक्टिव एक्शन कौन बनाएगा, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल इंचार्ज बना के देंगे। एमआर कौन करेगा, मैनेजमेंट, एमआर करेगा। करेक्ट किसको हम्म। करना है, मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट करेगा। किसको देगा, करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा देगा, करेक्टिव एक्शन के द्वारा देगा, जो कापा भरा जाएगा। ठीक है। हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी,
रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इंचार्ज। ठीक है, किसको चार्ज। देगा? मैनेजमेंट को देगा वो। तो मैनेज जो करेक्टिव एक्शन है मैनेजमेंट, इंटरनल प्रॉब्लम आई है तो मैनेजमेंट को देगा। अगर कस्टमर से प्रॉब्लम आई है, कापा एटीडी भर के कापा भरेगा तो वो कस्टमर को देगा। तो क्या है? नीड बेस्ड व्हेनेवर एनी एनसी रेज्ड, जब भी कोई नॉन कन्फर्मिटी आती है तो आपको करेक्टिव एक्शन भरना है और सबमिट करना है। ये तो था आपका ओके। इंटरनल कम्युनिकेशन, क्योंकि वहाँ पे दो मेथड बताए गए हैं कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को कवर करते हैं। 9th, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड रिक्वायर्ड बाय लीगल अथॉरिटीज़। तो जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे ESI PF का जो ऑफिस है, API के लिए जो सर्टिफिकेशन बॉडी है, बिल्डिंग लाइसेंस जो आपका स्टेट से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ेगा, ये सारे लीगल कंप्लायंसेस में आते हैं। तो HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है लीगल अथॉरिटीज़। किसको करेगा? लीगल अथॉरिटीज़ को। एज रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटीज़, जो भी रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग, एज पर लीगल रजिस्टर रिक्वायरमेंट। तो आपको HR वालों को पता होता है कि मुझे पॉल्यूशन कंट्रोल साल में कितनी बार करवाना है, मुझे अपना फैक्ट्री का लाइसेंस कितने कितने साल के बाद रिन्यू करवाना है, ठीक है, ESI PF कब कब सबमिट करना है। तो ये सारी चीज़ें उनको पता रहता है HR वालों को। वो उनका एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर में भी मेंटेन कर लेते हैं सॉफ्ट कॉपी में। 10th है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय कस्टमर लाइक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो कस्टमर की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो क्वालिटी वाले की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको समझना और कस्टमर को रिस्पॉन्स करना। देखा हुआ ना कस्टमर, ठीक है, किसके द्वारा करना है? एज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। तो कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का एक आपको नोट बनाना पड़ेगा, जो भी कस्टमर आपसे स्पेशल रिक्वायरमेंट की डिमांड करता है। तो एक मैं आपको CSR की वीडियो दूंगा, वो आपसे आप ही से रिलेटेड हो सकती है, बस आपको समझना है उसको, ठीक है वो ऑटोमोटिव से रिलेटेड। एज पर रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर एंड एज पर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। तो ये हमारा एक्सटर्नल कवर हो गया। नीचे MR का सिग्नेचर और डायरेक्टर का सिग्नेचर आ जाएगा। तो ये क्लॉज आपके कवर हो गए, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। समझ आ गया आपको? यस सर। है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है ये। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हमने कौन से क्लॉज में कवर किया था? तो ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होता है। हमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से ये रिप्रेजेंट करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है टॉप लेवल पे कौन है और उसके नीचे कौन आता है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या ले रखा है? प्लांट हेड से स्टार्ट किया हुआ है। मान लो किसी कोई कंपनी थी, उस कंपनी में प्लांट हेड ही टॉप मैनेजमेंट था। आप यहाँ जो अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग इसको एडिट करोगे। अगर यहाँ आपका मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऊपर आएगा, देन फिर प्लांट हेड आएगा, उसके नीचे प्लांट हेड के नीचे आपको ये सारा जो जो वर्टिकल्स हैं उनको डालना है। जैसे अकाउंट कौन, अकाउंट वाला आएगा, आप इसमें नाम भी डाल सकते हो, नेम। प्रोडक्शन प्लानिंग मेंटेनेंस कौन करेगा, इसका नेम डाल सकते हो, जो इंचार्ज रहेगा। फिर उसके नीचे प्रोडक्शन सुपरवाइजर, ऑपरेटर, ये रहेंगे, आप इनके नाम भी डाल सकते हो। क्वालिटी क्वालिटी में क्वालिटी वाले का, HR वाले का, MR वाले का ये नाम डाल सकते हो। क्वालिटी सुपरवाइजर, परचेज एंड स्टोर एंड देन मार्केटिंग इंचार्ज। ये जो मैंने अभी बेसिक बना दिया है, जो आपको डिपार्टमेंट वाइज पता लग गया है, आप इसमें नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, कि MR कौन रहेगा या प्रोडक्शन सुपरवाइजर कौन रहेगा, उसके नीचे कौन कौन से ऑपरेटर आएंगे, उनके नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने टॉप लेवल पे कंसीडर किया है, प्लांट हेड को किया है। उस कंपनी में प्लांट हेड ही था, सारा कुछ उसी की कंपनी थी, वही प्लांट हेड दिखता, प्लांट हेड का रोल प्ले कर रहा था, वही आपका MD था। अगर आपको एडिटिंग करना पड़ जाए तो अपना देखोगे कि आपके यहाँ पे MD है, फिर उसके नीचे आपका प्लांट हेड है, क्वालिटी हेड है, फिर प्लांट हेड को, क्वालिटी हेड को, हेड लोगों को आप ना एक ही उसमें, एक ही कैटेगरी में रख सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ ना, अकाउंट, प्रोडक्शन हेड, क्वालिटी हेड, MR, परचेज हेड, ये मैंने एक ही कैटेगरी में लिखे रखे हुए हैं। फिर उनके नीचे आप उनकी जो टीम है
जो सबऑर्डिनेट हैं उनको इसके नीचे आप अरेंज कर सकते हो। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया है कि कंपनी में कौन कितने डिपार्टमेंट हैं और हर एक डिपार्टमेंट में जो इंचार्ज हैं उनका नाम क्या है, उनके नेम यहाँ पे आएंगे, तो आपको नेम भी डालना है। ठीक है। सर नेम कंपलसरी तो नहीं रहेगा ना, पोजीशन हाँ, कंपलसरी कोई रहेगा राइट? नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, नहीं डालना तो आप सिंपल बना सकते हो। फिर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको समझाऊंगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी तरीके से आएंगी, प्लांट हेड की क्या रहेगी, क्वालिटी हेड की क्या रहेगी, इस तरीके से आएंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट को ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। यहाँ सिर्फ अकाउंट हेड, प्रोडक्शन, क्वालिटी हेड इस तरीके से डाला हुआ है। ठीक है ना। तो आपको नाम डालना यस है तो नाम डालो, नहीं डालना तो मत डालिए, आपके ऊपर है। आप इसी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर दो। डॉक्यूमेंट कितना सर। डीपली बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। यस सर। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, क्लॉज नंबर 4.2 एंड 4.3। 4.2 के जो सब क्लॉजेज हैं वो भी इसमें कवर होंगे। यहाँ आपको स्कोप एंड एक्सक्लूजन्स के बारे में लिखना है कि आपका कंपनी का क्या स्कोप है और ये स्टैंडर्ड में से कौन सा क्लॉज ऐसा है जो आपके स्कोप में नहीं आता है। ठीक है। तो स्कोप कैसे लिखेंगे, मैन्युफैक्चर एंड प्रोवाइडिंग ऑफ ड्रिलिंग इक्विपमेंट फॉर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन सेक्टर। ओके। अब आपकी कंपनी का जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे एडिटिंग करके डाल दोगे। मैंने कॉमन लिख दिया इधर। अब डिटेल ऑफ एक्सक्लूजन देना है। तो 5.4 में बात कर रहा है वो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर आप प्रोडक्ट की डिज़ाइन नहीं करते हो तो आपको ये एक्सक्लूड दिखाना है। क्या इस पे एक्सक्लूजन का क्या जस्टिफिकेशन डालोगे, द क्लॉज 5.4 ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड API Q1 10th एडिशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सिंस ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटली नॉट अंडरटेकिंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट ऑन इट्स ओन, यानी अपनी हिस्से आप अपनी तरफ से कोई डिज़ाइन नहीं करती है। नेक्स्ट है 5.6.7 एक्सटर्नली ओन्ड प्रॉपर्टी। तो ये बता रहा है ओनली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर प्रोवाइड डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंट specification. The organization has no authority to change or alter any part of the drawing or design document specification and externally owned properties। तो बता रहा है ना वो एक्सटर्नली ओन्ड प्रॉपर्टीज, यस सर। जो कस्टमर ने आपको कुछ भी प्रॉपर्टी दिया है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, आप उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। जैसे ही आपको दिया उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के देना है। नेक्स्ट लिखा है हैंस द क्लॉज डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। दैट्स इट। आपको ऐसे इसको बना के डिस्प्ले करना है और सिग्नेचर कर देने हैं। समझ आ गया। ओके सर। इसमें यस सर, इसमें सर अगर एक्सक्लूजन करना है मतलब क्या, वो काम हम लोग कर ही नहीं रहे, मतलब कोई हाँ थर्ड पार्टी से भी नहीं करवाए, वो काम हाँ, यही तो हमारे बताया था। ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल होगा ही नहीं। करेक्ट। तो अगर ऑडिटर डिजाइन करवाना है, ऑडिटर जब आएगा तो आपसे उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा नहीं ना। हाँ उससे नहीं मांगेगा। हम्म। अगर कोई डीजे प्रोडक्ट है जो कि हम लोग डिजाइन कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नली भी करवा रहे हैं, तो हाँ उसमें एक्सक्लूजन नहीं रहेगा, उसमें रहेगा वो मीन्स हाँ, उससे ये रिलेटेड आपको आउटसोर्स में डॉक्यूमेंट होगा। पूछेगा वो। हाँ भाई, इधर वो थर्ड पार्टी से हम क्यों नहीं दिखाएं, लेकिन हमको हाँ बिल्कुल दिखाना है। बिल्कुल, अपने एंड पे ही करवा तो रहे हो ना आप। हाँ हाँ, तो वो आउटसोर्स हो जाएगा ना सर, वो जो हम लोग थर्ड पार्टी से करवाएंगे हाँ, तो तो। आउटसोर्स करवा रहे हो तो है तो आपके अकाउंट में ना वो। हाँ हाँ हाँ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास ही हम्म। रहेगा। तो ये हो गया आपका स्कोप। हाँ सर, कर दिए क्वालिटी यस ऑब्जेक्टिव क्लॉज फोर वन यस। पॉइंट थ्री तो एपीआई के स्टैंडर्ड में क्लॉज 413 में क्वालिटी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो हमने ये हम्म। आपके ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं। आप इनका हेल्प लेकर के अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द टॉप ओके। मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट हेल्प डिस्कस करता है कि डिपार्टमेंटल वाइज आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, जिसको हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बोलेंगे। जैसे प्रोडक्शन में ओके। मैंने बनाया है प्रोडक्शन प्लान वर्सेस एक्चुअल। तो प्रोडक्शन का जो परफॉर्मेंस चेक किया जाता है ना, वो इफ़ेक्टिवनेस के बेस पे किया जाता है। तो इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है, हम्म। प्लान वर्सेस एक्चुअल। तो जितना उनको प्लानिंग दी जाती है पर डे या पर मंथ, पूरा उनको अचीव करना है 100%, तो उनका परफॉर्मेंस हो गया ये। अब पर डे वो कितना
अचीव कर पाते हैं वो प्रोडक्शन रिपोर्ट से पता लगेगा। ठीक है, अगर अचीव नहीं कर पाते हैं तो मैनेजमेंट को वो जवाब देंगे और एक्शन प्लान बना के देंगे। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय। तो ट्रेनिंग आपको नंबर्स में देनी है। ठीक है, 100% एज पर एनुअल ट्रेनिंग प्लान। तो ट्रेनिंग प्लान जब मैं आपको समझाऊंगा उसमें जितनी भी ट्रेनिंग है वो प्रोडक्शन के अकाउंट में जो आती हैं वो आपका 100% ऑन टाइम कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट है इन हाउस रिजेक्शन पीपीएम। आप रिजेक्शन को पीपीएम में कैलकुलेट करते हो या परसेंटेज में कैलकुलेट करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब जैसे मैंने पीपीएम रिजेक्शन पीपीएम में लिया हुआ है। पीपीएम सुना है आपने, क्या होता है? पीपीएम पार्ट पर मिलियन। पार्ट, ओके, वो सिक्स सिग्मा में आता है उस वाला हाँ, सर ना? 6 सिग्मा में, यस। तो पार्ट पर मिलियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिजेक्शन डिवाइड बाय प्रोडक्शन इंटू में 10 लाख। ठीक है, तो ओके। जो है आप और पीपीएम नहीं कैलकुलेट करते हो तो तुम्हारे यहाँ पे परसेंटेज, रिजेक्शन परसेंटेज कैलकुलेट होता होगा। ठीक है, ये सर परसेंटेज से या चालू करते हैं। तो रिजेक्शन परसेंटेज मान लो अगर आपका 1% है तो 1% यहाँ पे लिखोगे मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके। अब बात आती है हम्म, कि आपको केपीआई कैसे डिसाइड करना है कि 1% रखोगे या 1.5% रखोगे, कितना रखोगे। तो इसके लिए आपको बता देते हैं, अगर आपकी कंपनी न्यूली स्टार्टेड है तो जितना कम से कम आप रख सकते हो उतना रखिए, मतलब जितना आप अचीव कर सकते हो एज पर पास्ट एक्सपीरियंस। न्यूली कंपनी के लिए जैसे 1% हो गया, 1.5% हो गया। ठीक है, अगर कंपनी आपकी रनिंग में है, काफ़ी टाइम से चल रही है वो, और उसके लिए आपको केपीआई डिसाइड डिसाइड करना है मेजरमेंट फॉर्म में। बताया था ना कल, मेजरिंग फॉर्म में होना चाहिए केपीआई ऑब्जेक्टिव आपका। हाँ तो हाँ जैसे सर। हमने रिजेक्शन परसेंटेज मेजरमेंट फॉर्म होता है ये, तो मेजरमेंट फॉर्म में कैसे डिसाइड करेंगे? आपके पास 6 महीने का मिनिमम या मैक्सिमम 1 साल का डाटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डाटा होना चाहिए यस। तो एक आपके साल का कम से कम। 1 साल का परसेंटेज का डेटा होना चाहिए पर मंथ। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? रिजेक्शन डिवाइड बाय प्रोडक्शन इंटू 100, तो परसेंटेज आ जाएगा आपका मंथ वाइज। तो 1 साल का जो पर मंथ का जो परसेंटेज आया है उसका एवरेज ले लो। मान लो आपका एवरेज आया है 4.5%, तो 4.5% का आप 25% रिड्यूस कर दो या 50% रिड्यूस कर दो, जितना आप कर सकते हो बेस्ट टू बेस्ट। ऐसा नहीं है कि जीरो ले लो, क्योंकि जीरो तो एग्रेसिव हो जाएगा, जीरो तो अचीव ही नहीं कर पाता कोई भी। ठीक है, तो आप जो है 4.5% का आप जो है 2% ले सकते हो, 1.5% ले सकते हो। मतलब जितना पिछला जो आपके यहाँ पे आया है उसका आप 25% माइनस करके अगले साल का टारगेट सेट करोगे। ये इसका मेथड है, पर जो मेजरमेंट गोल सेट करने का तरीका है, ये थंब रूल है। कोई भी आपके पास डेटा है पिछले पिछले 6 महीने का, 1 साल का, एवरेज डेटा ले लो और उसमें से 25 या 50 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 25 यानी 15 से 25% के बीच में आप उसको प्लस माइनस कर सकते हो। समझ आ गया? हेलो। ये सर समझ में आया सर। नेक्स्ट है क्वालिटी। तो कस्टमर कंप्लेंट। तो कस्टमर कंप्लेंट कितना है? 0 बोला है हमने। ठीक है, तो कस्टमर कंप्लेंट का टारगेट हम 0 लेके ही चलते हैं हमेशा के लिए। कस्टमर रिजेक्शन पीपीएम। तो कस्टमर से कितना आपका रिजेक्शन परसेंटेज आया है पिछले 6 महीने में। मान लो 2% आया है, तो उसका आप जो है 50% माइनस ले लो, 1%। 50% नहीं कर सकते हो तो 25% माइनस करके ले लो। नेक्स्ट है कापा ओपन वर्सेस क्लोज्ड 100%। कापा मतलब करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन। कस्टमर से जितना भी कंप्लेंट आया है या इन हाउस में जितना भी कंप्लेंट हुआ है वो सारा क्लोज होना चाहिए 100%। तो जितना भी प्रॉब्लम आपने रजिस्टर में नोट डाउन किया है, सभी प्रॉब्लम के अगेंस्ट में आपके पास कंप्लेंट का क्लोजर होना चाहिए, कापा भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है कस्टमर क्वालिटी रेटिंग। तो कस्टमर क्वालिटी रेटिंग क्या होती है? जो आपको डिलीवरी की रेटिंग निकाल के देगा, परसेंटेज की रेटिंग निकाल के देगा, कितना परसेंट रिजेक्शन चल रहा है कस्टमर एंड पे, डिलीवरी रेटिंग क्या है, तो वो मंथ के एंड में आपको कैलकुलेशन करके देता है। तो वो बता रहा है परफॉर्मेंस रेटिंग जो बता रखी है इसके अंदर, क्वालिटी कस्टमर क्वालिटी रेटिंग में 100% बोला है।
ये 100% अचीव करनी है। काइजन, काइजन कितने करने हैं महीने में? मिनिमम एक काइजन देना है क्वालिटी वालों को। काइजन पता क्या होता है? ओ, ये भी एक कॉन्टिन्यूस। प्रोसेस है यस, यार। काइजन का मतलब है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये मैं वीडियो दूंगा, इसको देखना जरा काइजन का। ओके सर। काइजन इन पोकायू के दोनों का वीडियो दूंगा, वो आप देखना है आपको। तो काइजन आपको 1 देना है। और क्या बताया है? प्रोडक्ट प्रोसेस ऑडिट, जो ऑडिट आपको करनी है प्रोडक्ट प्रोसेस की, जो छठे क्लॉज में कवर होगा कैसे करना है, वो एज़ पर प्लान होनी चाहिए 100%। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, तो एज़ पर प्लान 100% एग्जीक्यूट होना चाहिए, जो भी प्लान में ट्रेनिंग दिया हुआ है क्वालिटी वालों के लिए। अब आता है मेंटेनेंस का। मशीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये भी 100% होना चाहिए एज़ पर प्लान। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्लान बनता है, इसका फॉर्मेट बताऊंगा मैं आपको, छठे क्लॉज में कवर होगा। नेक्स्ट है मशीन ब्रेकडाउन रिसीव्ड वर्सेस रिपेयर। तो मशीन ब्रेकडाउन कितना आया है उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। उनके फॉर्मेट वगैरह भी मैं आपको दे दूंगा कैसे कैसे भरे जाते हैं। तो मशीन जितना भी ब्रेकडाउन आया है वो 100% रिपेयर होना चाहिए ऑन टाइम पे। नेक्स्ट है ओके। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, एज पर प्लान 100% होना चाहिए। टूल रूम के लिए बताया है टूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एज पर प्लान, तो ये भी आपको 100% देनी है। ये वो मशीन का था, ये टूल का है, फिक्चर का, टूल का। हाँ हाँ। टूल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी 100% होनी चाहिए, सभी टूलों पर नाम लिखा हुआ होना चाहिए कौन से ऑपरेशन का टूल है। टूल डेवलपमेंट एज पर प्लान, तो टूल अगर डेवलप हुआ है, कस्टमर से नया डेवलप करने के लिए बोला है, तो जो भी प्लान उसने दिया है उस प्लान के अकॉर्डिंग डेवलप होना चाहिए टाइम पे। ये इनका टारगेट वो है, ऑब्जेक्टिव। टूल ब्रेकडाउन रिसीव वर्सेस रिपेयर, जितना भी टूल ब्रेकडाउन रिसीव हुआ है ऑन टाइम रिपेयर होना चाहिए। टूल ब्रेकडाउन रिपेयर टाइम, तो वो 100% है। देन डिस्पैच, डिलीवरी आपका ऑन टाइम जाना चाहिए 100%। पैकिंग क्वालिटी 100% ओके होनी चाहिए, टूटी फूटी या कटी हुई नहीं होनी चाहिए, या आपका शॉर्ट क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। कस्टमर कंप्लेंट रिलेटेड टू पैकिंग एंड क्वांटिटी एंड डिले, तो कस्टमर की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको जीरो यहाँ पे जीरो रखना है। एमआर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टारगेट के साथ में? इंटरनल ऑडिट आपका एज पर प्लान करना है हर 6 महीने में। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, आपको नंबर ट्रेनिंग देनी है स्टाफ को एज पर प्लान, और एमआरएम करना है 6 महीने में एक बार। तो ये हैं आपके डिपार्टमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव। अब इनका जब एपीआई से जब ऑडिट होगा तो ये आपका 1 साल का डेटा भरा हुआ वो आपसे मांगेंगे। इस तरीके से आपको 1 साल का डेटा का ऑब्जर्वेशन भर के रखना है, ठीक है। तो जब भी कोई एक सर्टिफिकेशन ऑडिट होता है ना, तो वो आपसे 1 साल का डेटा मांगेंगे भरा हुआ। तो क्या आपने जो जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं इनको आप मॉनिटर करते हो कि नहीं करते? ऐसे आपको पूरे महीने मंथ तक का डेटा इस तरीके से भर के दिखाना है उनको। ओके, ओके सर। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। ओके, 4.2.2 रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी क्या कह रहा है वो? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड क्वालिटी असेसमेंट आर फॉलोज। तो जो भी मैंने आपको अभी ऑब्जेक्टिव का लिस्ट बताया था केपीआईज का, उनको उनके साथ अलाइन करते हुए हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले हमें टॉप मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए इसमें? चेयरपर्सन इन मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, अप्रूविंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान, प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट रिसोर्सेज टू द वेरियस एक्टिविटीज़, डिफाइनिंग द क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव आफ्टर डिस्कशन विद द डायरेक्टर। तो ये हो गया एमडी का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। डायरेक्टर क्या है? ensuring that ISO/TS standard and the quality policy is understood, implemented and maintained at all levels of the organization. Preparation of the short-term and long-term business plan, define the quality policy and objective, carry out the daily development and production meeting and direction to the concerned personnel, identify the resources requirement and providing the same for achieving the process objective, chair the management review meeting and communicate the management target to the concerned person in the organization। तो ये आपका डायरेक्टर ऑपरेशन की है।
पॉलिसीज़ वगैरह तैयार करना है। यहाँ पे जो ISO/TS लिखा हुआ है ना, यहाँ आपको क्या लिखना है, API। ठीक है, ये ओके। लिखना है आपको API Q1 और Q2 है तो Q2। ओके। मीटिंग वगैरह करना, उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको रिव्यू करना MRM के टाइम पे, ये डायरेक्टर ऑपरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मार्केटिंग वाले का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, रीड करो जरा, मार्केटिंग वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। एक मिनट सर। हेड ऑफ मार्केटिंग, receiving the inquiry from the customer and carry out the feasibility of the sum along with the new product development team, and preparation of quotation and communication to the customer. Regret letter to customer in case the product is not found feasible to produce at our end. Receipt of schedule from the customer and communicate the sum to concerned department in the production and shop floor. Carry out the customer satisfaction and initiating the action plan in case any dissatisfaction factor observed. Receive and communication of the customer complaint to the all the concerned persons, ensuring the timely closure of the customer complaint and communicating the same to the customer. तो ये है आपका मार्केटिंग वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको समझ आ रहा है, कुछ इसमें प्रॉब्लम है, कोई लैंग्वेज में समझ में ना आ रहा हो। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। कम्युनिकेशन हेड का कंपनी मार्केटिंग में क्या क्या डिस्कस करता हाँ, है? तो कोटेशन का है, वही है ना कस्टमर आपका से जो बात करने का है। ड्राइंग रिसीव करेगा, इंक्वायरीज क्या क्या रहेंगी सप्लायर के साथ में उनको हैंडल करेगा, कोटेशन डिसाइड करेगा, ओके, डेवलपमेंट के साथ में मीटिंग करेगा, क्या हम इस पार्ट को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, फिजिबिलिटी चेक करेगा उसका, और कोटेशन बनाने के बाद सप्लायर को सेंड करेगा। ठीक है, या फिर अपने कस्टमर को सेंड करेगा, या फिर कोटेशन रिसीव करेगा हम्म। सप्लायर से। कोटेशन अगर वैलिड है तो उसके बाद फिर आगे प्रोसीड होगा, टूल को बनाना, प्रोसेस को डेवलप करना, सारी चीज़ें। ठीक है, और कस्टमर के यस साथ सर। टाइम टू टाइम कम्युनिकेट रहता है, ये कम्युनिकेटिंग करता रहता है। कस्टमर से कंप्लेंट आती है तो मार्केटिंग वाले के पास आती है पहले। ओके, यस सर। नेक्स्ट है हेड प्रोडक्शन। इसका करो फटाफट जल्दी रीडिंग, ताकि कोई इसमें कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ में ना आए, मैं बता दूंगा। Head production identify the resource requirement for the production department. Member of member of new product development activity, ensuring the shop floor is kept neat and clean, preparing the production plan, ensure the record are controlled as required by the standard, ensuring the appropriate work instructions are displayed at the all the stage of production, providing of job training for the all worker, ensuring the appropriate identification at the production stage, implementation of contingency plan in the case of emergency, monitoring the process objective and action plan where target are not met. यस, समझ आ गया। हेड प्रोडक्शन का हुआ सर इतना। मेंटेनेंस का रीड करो। हेलो। हाँ, मेंटेनेंस का रीड करो, मेंटेनेंस का। कोई डाउट है प्रोडक्शन किसका वाले में? सर? समझ में आ गया ना लैंग्वेज उनका? आवाज कट रहा है सर आपका।